अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। 26 अप्रैल 1986 में चेरनोबिल न्यूक्लियर प्लांट के रिएक्टर नंबर 4 में ज़ोरदार धमाका हुआ। आज हम जानते हैं कि इस धमाके की वजह से दुनिया में बहुत ज़्यादा ताबकारी फैली। रिएक्टर नंबर 4 में स्टीम टरबाइन की टेस्टिंग की जा रही थी और टेस्टिंग करते हुए ये रिएक्शन आउट ऑफ कंट्रोल हुआ। कंट्रोल रॉड्स को इंजेक्ट किया गया ताकि इस रिएक्शन को कंट्रोल किया जा सके, लेकिन कंट्रोल रॉड्स के इंजर्शन के बाद, इंजेक्शन के बावजूद रिएक्शन कंट्रोल ना हो सका और एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। मैं आपको यहाँ पर मैप में वो जगह भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर ये धमाका हुआ। ये धमाका स्केल 7 का था। अगर आप रिएक्टर एक्सप्लोजन्स देखें तो जो मेजर एक्सीडेंट होते हैं, जो मेजर रेडियो एक्टिव एक्सीडेंट होते हैं, उन्हें स्केल 7 पर लेकर जाया जाता है। तो जब यह धमाका हुआ, यहाँ पर 5% रेडियो एक्टिव कोर हवा में रिलीज़ होगी। आग लगने की वजह से रेडियो एक्टिविटी हवा में रिलीज़ हुई और उसकी वजह से वो दूर दूर तक फैल गई। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस धमाके की इंटेंसिटी 400 हिरोशिमा बॉम्ब्स के बराबर थी। इस धमाके से जन्म लेने वाली ताबकारी ने न सिर्फ यूरोप को, अफ्रीका के कई इलाकों को भी मुतासर किया और एशिया में तो ये धमाका हुआ था। इस धमाके से उठने वाली रेडियो एक्टिविटी जब राख की सूरत में मुख्तलिफ खेतों और खलिहानों पर गिरी और उसको जिन भी स्पीशीज़ ने खाया, चाहे वो भेड़ें थी या इंसान थे, तो उन्हें मुख्तलिफ किस्म की बीमारियाँ हुई। तकरीबन 4000 इंसानों को थायराइड का कैंसर हुआ। बहुत से लोग इसमें मरे और 3,50,000 लोग एवैक्यूएट किए गए इस प्लांट के इर्द गिर्द जो रह रहे थे। गर्ज ये कि ये बहुत बड़ा धमाका था, लेकिन इस धमाके से निकलने वाली ताबकारी ने इर्द गिर्द की स्पीशीज़ पर भी बहुत इफेक्ट डाला। यहाँ पर मैं आपको 2 स्कूल ऑफ थॉट्स की तरफ लेकर चलूँगा, क्योंकि 30 साल तक यहाँ इस इलाके में वाइल्ड लाइफ नहीं थी, या यूं कह सकते हैं कि बहुत कम वाइल्ड लाइफ थी। लेकिन 30 साल के बाद अब वाइल्ड लाइफ आहिस्ता आहिस्ता इस इलाके में आना शुरू हो गई है, जिसकी वजह से कुछ साइंसदान ये कहते हैं कि ताबकारी ने कुछ ज़्यादा असरात इस इलाके में नहीं दिखाए। हम ये जानते हैं कि इंसान की बॉडी का यूनिट सेल है और सेल में मौजूद है न्यूक्लियस, जहाँ पर हमारा जीनोमिक मटीरियल मौजूद है जो कि हमारा प्रोग्राम है। उसे DNA कहा जाता है। और जब भी DNA रेडियो एक्टिव रेडिएशन का सामना करता है तो वो उसे डैमेज करती हैं, उसे नुकसान पहुंचाती हैं, उसे चेंज कर सकती हैं। और जब DNA चेंज होता है तो हमारे अंदर म्यूटेशंस जन्म लेती हैं। बिल्कुल ऐसा ही काम हुआ इस धमाके के बाद वहाँ की स्पीशीज़ के साथ। हमने पाकिस्तान की पहली एजुकेशनल 3D गेम बनाई है जो कि आपको और आपके बच्चों को स्पेस में लेकर जाएगी। इस गेम में हम आपको दिखाएंगे चांद का स्ट्रक्चर, चांद की आबो हवा, और जितनी चीज़ें इस गेम में दिखाई जाएंगी वो साइंटिफिकली, साइंसी तौर पर तहकीक के बाद दिखाई जाएंगी। यहां पर आपको चांद का एक म्यूजियम भी दिखाया जाएगा जो कि आपके बच्चों को हैरान कर देगा। हमने ये गेम पाकिस्तान के लिए बनाई है, अपने बच्चों के लिए बनाई है, ताकि आने वाले 20 सालों के बाद हम भी स्पेस टेक्नोलॉजी में एक नाम रखें। पाकिस्तान जिंदाबाद। मैं आपको लेकर चलता हूं चेरनोबिल, जहां पर हमें एक खास किस्म की म्यूटेशन उनके वाइल्ड ट्री फ्रॉग्स में नज़र आ रही है। आपको एक आम फ्रॉग देखने में सब्ज रंग का नज़र आता होगा, लेकिन 2016 में जब साइंसदानों की एक टीम वहां पर गई तो उन्हें बहुत से ऐसे फ्रॉग्स मिले, कम थे लेकिन बहुत से ऐसे फ्रॉग्स मिले जो कि काले रंग के थे। अब काला रंग कहाँ से है? जब हम धूप में जाते हैं तो हमारा रंग काला होना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह यह है कि हमारे स्किन में एक ख़ास किस्म का पिगमेंट प्रोड्यूस होता है जिसे मेलानिन कहा जाता है। तो जो मेलानिन की मिकदार हमारी स्किन में ज़्यादा होगी, हमारा रंग काला होता जाएगा। जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं, जहाँ पर आपको नज़र आ रहा है कि रंग बदल रहा है। तो रेडियो एक्टिविटी हो या अल्ट्रावायलेट रेज हो, वो मेलानिन को ज़्यादा प्रोड्यूस करते हैं, वो हमें डैमेज करते हैं और हमारी स्किन में मेलानिन प्रोड्यूस होना शुरू हो जाता है। तो मेलानिन आता कहाँ है? मैं आपको यहाँ पर इंसान की स्किन का एक स्ट्रक्चर दिखा रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर 3 किस्म की लेयर्स हैं। ऊपर वाली एपिडर्मिस है, फिर डर्मिस है और फिर हाइपरडर्मिस है। अगर आप एपिडर्मिस लेयर के निचले हिस्से में देखें तो यहाँ पर आपको छोटे छोटे सेल्स नज़र आएंगे जिसे मेलानोसाइट्स कहा जाता है। मेलानोसाइट्स
वो सेल्स होते हैं जो कि मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं और एपिडर्मिस की निचली लेयर में मौजूद होते हैं। जैसे ही इन सेल्स पर अल्ट्रावायलेट रेज गिरती हैं, वो उन्हें सेंस करते हैं, तो वो एक पिगमेंट रंग छोड़ना शुरू कर देते हैं, एक पिगमेंट प्रोड्यूस करना शुरू कर देते हैं जिसे हम मेलानिन कहते हैं। और यहाँ पर आप देख रहे हैं कि वो किस तरीके से स्किन के ऊपर की तरफ ट्रैवल कर रही है और वो हमारे स्किन का या इवन आँखों में भी मेलानिन मौजूद होती है, तो वो आँखों का कलर चेंज करना शुरू कर देता है। मैं आपको यहाँ पर एक और स्टडी दिखा रहा हूँ जिसमें दिखाया गया है कि मेलानिन सिर्फ अल्ट्रावायलेट रेज जो कि सूरज से आती हैं उनके अगेंस्ट ही नहीं प्रोड्यूस होता, बल्कि जब हम आयोनाइज्ड रेडिएशंस की बात करते हैं तो वहाँ पर भी हमें रेडियो एक्टिव जब रेडिएशंस का सामना होता है वहाँ पर भी सेल्स मेलानिन को प्रोड्यूस करते हैं। और उसकी वजह यह है कि वो मेलानिन जो प्रोड्यूस होती है वो हमें इन रेज से बचाती है, वो इनसे एनर्जी लेती है और रिलीज कर देती है, जिससे सेल्स को कम से कम नुकसान होता है। तो ये चीज़ आयोनाइज्ड एनर्जी की सूरत में भी हमें प्रोटेक्ट करती है। जब हमने इस इलाके में फ्रॉग्स के, मेंढकों के कलर्स देखे तो हमें नज़र आया कि आहिस्ता आहिस्ता वो कलर्स चेंज होते गए। 200 मेल फ्रॉग्स को देखा गया जो कि 12 मुख्तलिफ तालाबों से इकट्ठे किए गए। मुख्तलिफ जगह पर ये फ्रॉग्स थे और फिर देखा गया कि हमें हर रंग के शेड नज़र आए, सब्ज रंग का शेड भी नज़र आया और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता ब्लैक कलर में बदलता गया। लेकिन जब हमने उन फ्रॉग्स को जज किया कि जब ये धमाका हुआ था तो काले फ्रॉग्स कहाँ पर मौजूद थे, तो हमें पता चला कि ये सारे काले मेंढक उस वक्त धमाके के बहुत करीबी इलाकों में मौजूद थे। आहिस्ता आहिस्ता रेडियो एक्टिव रेडिएशंस को टैकल करने के लिए इन मेंढकों के डीएनए में म्यूटेशन हुई। एक म्यूटेशन ऐसी हुई जिसने मेलानिन ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया और इनका रंग बदलना शुरू हो गया। ये एक फेवरेबल म्यूटेशन थी और इस म्यूटेशन के फ्रॉग्स ज़्यादा सर्वाइव कर सके, ऐसा कहना है साइंसदानों का, क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी से लड़ सकते थे। और फिर उन्होंने प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया, आगे प्रोडक्शन होती, रिप्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। 10 नस्लें गुजर चुकी हैं इन मेंढकों की और अब हमें ये मेंढक ज़्यादा से ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ये मेंढक काले रंग के हैं लेकिन नेचुरल सिलेक्शन की वजह से अब इनकी आबादी आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जा रही है। मैं आपको यहाँ पर ये रिसर्च पेपर भी दिखा रहा हूँ जहाँ पर इन मेंढकों को बहुत ज़्यादा डिस्कस किया गया है और इस पर बात की गई है और जर्मन साइंसदान भी आपको दिखा रहा हूँ जो कि इस स्टडी में काम कर रहे हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से अगर आपके एटमॉस्फेयर में कोई चेंज आता है तो उसको लड़ने के लिए इंसान की या जानवरों की बॉडी म्यूटेट करती है, अपने आप को चेंज करती है और फेवरेबल चीज़ों को सपोर्ट करती है, जिसे नेचर सिलेक्शन कहा जाता है। ये एक बहुत अहम स्टडी थी जो रिसेंटली पब्लिश हुई है और इसको जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचा दीजिए।